सोचिए, एक देश जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, लेकिन उसी देश में लोग खाने और दवाइयों के लिए परेशान हैं। और सोचिए, एक सुपर पावर जो पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाती है, लेकिन जब उसके नेशनल इंटरेस्ट्स को खतरा होता है तो वह सरकारें तक बदलने की कोशिश करती है। आज की कहानी है वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है ऑयल, पावर, सैंक्शंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स की। इस कहानी में सच्चाई शुरुआत में नहीं, अंत में समझ आती है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश है, लेकिन इसका महत्व ग्लोबल लेवल पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया का लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है, जो सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा माना जाता है। 1970 के समय वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था। स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास थी, लोग यूएसए जाकर शॉपिंग करते थे और इकोनॉमी स्टेबल दिखती थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, पूरी इकोनॉमी का लगभग 90% डिपेंड करता था सिर्फ ऑयल पर। ऑयल प्राइस ऊपर जाता तो पैसा आता, और ऑयल प्राइस गिरता तो पूरा सिस्टम हिल जाता। यही डिपेंडेंसी आगे चलकर सबसे बड़ा खतरा बनी। यूएसए और लैटिन अमेरिका का रिश्ता कभी बराबरी का नहीं रहा। कोल्ड वॉर के समय यूएसए सपोर्ट करता था कैपिटलिज्म और यूएसएसआर सपोर्ट करता था सोशलिज्म। यूएसए का रूल सिंपल था, जो हमारे साथ है वही सही है। जो लीडर यूएसए के खिलाफ बोला या जिसने ऑयल नेशनलाइज किया, उसके खिलाफ कूप, सैंक्शंस या रेजीम चेंज जैसे कदम उठाए गए। चिली, क्यूबा और निकारागुआ जैसे देशों में ऐसा पहले भी हो चुका था। वेनेजुएला भी तब तक यूएसए का दोस्त था जब तक ऑयल पर अमेरिकन कंपनीज का कंट्रोल बना हुआ था। 1998 में सत्ता में आता है ह्यूगो चवेज, एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर जिसकी आवाज में गुस्सा भी था और जनता के लिए वादा भी। चवेज ने साफ कहा कि वेनेजुएला का ऑयल वेनेजुएलन लोगों का है, फॉरेन कंपनीज का नहीं। उसने ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज किया, गरीबों के लिए फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर शुरू की और सब्सिडाइज्ड फूड प्रोग्राम्स लागू किए। गरीब जनता ने चवेज को अपना हीरो मान लिया। लेकिन यूएसए के लिए चवेज एक सोशलिस्ट, एंटी अमेरिका और डेंजरस लीडर बन गया। चवेज ओपनली कहता था कि यूएसए इज एन एम्पायर ऑफ इविल, और यहीं से दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट खुलकर सामने आने लगा। 2002 में अचानक हालात बदल गए। ह्यूगो चवेज को अरेस्ट कर लिया गया, मिलिट्री ने पावर ले ली और एक प्रो यूएसए गवर्नमेंट अनाउंस कर दी गई। यूएसए ने तुरंत कहा कि यह डेमोक्रेसी की जीत है। लेकिन सिर्फ 48 आवर्स के अंदर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। आर्मी का एक हिस्सा चवेज के साथ खड़ा हो गया और चवेज फिर से सत्ता में लौट आया। आज भी यह सवाल उठता है कि क्या यूएसए इस कूप के पीछे था। डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन सीआईए डॉक्यूमेंट्स और ऑपोजिशन फंडिंग जैसे कई संकेत इस शक को मजबूत करते हैं। इसके बाद चवेज और ज्यादा एंटी यूएसए हो गया। 2013 में ह्यूगो चवेज की कैंसर से मौत हो जाती है। उसके बाद सत्ता मिलती है निकोलास मदुरो को। मदुरो चवेज जितना कैरिस्मेटिक नहीं था और इकोनॉमी को संभालने में भी कमजोर साबित हुआ। उसी समय ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस क्रैश हो गए। वेनेजुएला की इकोनॉमी, जो पहले से ही सिर्फ ऑयल पर टिकी थी, पूरी तरह से गिरने लगी। इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, जॉब्स खत्म होती गईं और लोगों की जिंदगी मुश्किल होती चली गई। यूएसए ने मदुरो पर डिक्टेटर होने का आरोप लगाया और वेनेजुएला पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। ऑयल एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई, डॉलर ट्रांजैक्शंस बंद कर दिए गए और इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से वेनेजुएला को अलग कर दिया गया। इन सैंक्शंस का असर सरकार से ज्यादा आम जनता पर पड़ा। मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई, फूड इंपोर्ट्स बंद हो गए और इन्फ्लेशन लाखों % तक पहुंच गया। लोग कचरे से खाना ढूंढने लगे और हॉस्पिटल्स में बेसिक दवाइयां तक नहीं रहीं। यह युद्ध बंदूकों से नहीं, बल्कि इकोनॉमी से लड़ा जा रहा था। 2019 में यूएसए ने एक नया दांव खेला। एक नया नेता सामने लाया गया, जुआन ग्वेडो। यूएसए ने कहा कि वही वेनेजुएला का असली प्रेसिडेंट है। 40 से ज्यादा कंट्रीज ने उसका सपोर्ट किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। ग्वेडो ने कभी इलेक्शन नहीं जीता था, आर्मी ने उसका साथ नहीं दिया और जनता ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। यह एक फेल्ड रेजीम चेंज अटेम्प्ट साबित हुआ। यूएसए के दबाव के बाद वेनेजुएला ने अपने अलायंसेस बदलने शुरू कर दिए। उसने रशिया, चाइना और ईरान जैसे देशों से नजदीकी बढ़ाई। रशिया ने मिलिट्री और ऑयल सपोर्ट दिया, चाइना ने बिलियंस के लोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मदद की और ईरान के साथ एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ा। अब यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ वेनेजुएला और यूएसए तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया। यूएसए को डर था कि उसके बैकयार्ड में रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। निकोलास मदुरो पर आज भी कई आरोप हैं, रिग्ड इलेक्शंस, ऑपोजिशन सप्रेशन और मीडिया कंट्रोल। वह एक परफेक्ट लीडर नहीं है, लेकिन यह सवाल भी जरूरी है कि क्या सैंक्शंस ने वेनेजुएला में डेमोक्रेसी सुधारी या फिर आम जनता को सजा दी।
सच्चाई यह है कि मदुरो कहीं न कहीं विलन भी है और सिस्टम का विक्टिम भी। वेनेजुएला वर्सेस यूएसए की कहानी हमें यह सिखाती है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा ब्लेसिंग नहीं होते, कई बार वे कर्स बन जाते हैं। सुपर पावर्स मॉरालिटी से नहीं बल्कि अपने इंटरेस्ट से चलती हैं। सैंक्शंस सरकारों को कम और आम लोगों को ज्यादा तोड़ती हैं। आज वेनेजुएला एक ब्रोकन इकोनॉमी, डिवाइडेड सोसाइटी और ग्लोबल पॉलिटिक्स का पॉन बन चुका है। यह कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, बस लड़ाई का तरीका बदल गया है। हिस्ट्री वही नहीं होती जो हमें दिखाई जाती है, बल्कि वह भी होती है जो हमें समझाई नहीं जाती। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में बताइए यूएसए सही है या वेनेजुएला। और ऐसी ही हिडन पॉलिटिकल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।